हाँ तो बच्चों, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड सिमेट्री, एलिमेंट्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि इन्वर्जन सेंटर, और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे। नाउ फिफ्थ सिमेट्री एलिमेंट इज स्पेस सिमेट्री। पांचवा है स्पेस सिमेट्री। स्पेस सिमेट्री में क्या होता है कि ट्रांसलेशनल मोशन होती है, लेकिन जब कभी कोई ऑपरेशन होता है सिमेट्री ऑपरेशन, उसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती है मॉलिक्यूल में। ट्रांसलेशन मोशन वैसे भी क्रिस्टल में पाई जाती है बहुत थोड़ी सी, लेकिन गैस में नहीं पाई जाती है। लेकिन एक सिमेट्री पॉइंट तो है कि जो है सिमेट्री एलिमेंट तो है कि स्पेस सिमेट्री ट्रांसलेशन मोशन जब मॉलिक्यूल का होता है तो स्पेस सिमेट्री में होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ है पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट जो किसी भी ऑपरेशन में अफेक्ट ना हो, उसे पॉइंट सिमेट्री कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरीके से चेक करते हैं। ये इथाइलिन का मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक, ये पेपर पर लिखा हुआ है। एक्स डायरेक्शन ये है कोऑर्डिनेट्स की वो एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है जो नीले से है, और जेड एक्सिस ये है जो लाल से है, और वाई एक्सिस ये प्लेन के परपेंडिकुलर है जो कि ये पेंसिल है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या, ये पेंसिल एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है, जब ये घूमेगी, ठीक, तो मॉलिक्यूल घूमेगा तो इसमें नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पार्ट आ जाएगा। देखिए कि हमने सिमेट्रिकली इसको डिवाइड किया, आधा ऊपर आधा नीचे है, तो जब पेंसिल को, इसको पेंसिल की तरह एक्स एक्सिस घुमाएंगे तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। अब बात यह है कि क्या है, नीचे भी हाइड्रोजन इसी टाइप के हैं, 2 एटम, ऊपर भी ऐसे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये C2 अलोंग एक्स एक्सिस हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब बात करते तो ये C2 में एक्स में क्या होता है, अप एंड डाउन, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, एक्स एक्सिस में। तो अब बात करते हैं जेड एक्सिस की। जेड एक्सिस में क्या होता है, C2 जेड, C2 का मतलब वही 180 कि राइट का लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट का राइट में चला जाएगा। अब ये देखिए कि ये जेड, अब पेंसिल जेड एक्सिस पे ये घूमेगी, तो जब 180 पे घूमेगी ये जेड एक्सिस, तो राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन एटम राइट में है, 2 लेफ्ट में है, दोनों एक दूसरे के से बदल जाएंगे। इसका मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग जेड एक्सिस भी इसमें है। अब देखेंगे कि वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में इस प्रकार घुमाएंगे तो बात ये होगी कि तो जैसे इसे घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा। जस्ट लाइक सी दिखाएगा कि ये जो है जैसे जेड एक्सिस में है चल रहा था, उसमें तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट में राइट है। अब ये जो इस तरीके से घूमेगा, नीचे को इस तरीके से घूम के आएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा हाफ पोर्शन। दोनों हाइड्रोजन एटम हैं कार्बन के साथ, बॉन्ड बीच में रहेगा ओरिजिन पर, ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ, ये वाले राइट में चले जाएंगे और राइट वाले लेफ्ट में चले जाएंगे। तो इसमें जो है तीनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, C2x भी है, C2y भी है और C2z भी है। ऐसी कंडीशन में एक को हम प्रिंसिपल एक्सिस, अब 3 हो गए C2, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस किसी एक को भी मान सकते हैं, लेकिन जब जेड एक्सिस को मांगते हैं जनरली तो C2z हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और उस अब एक कंडीशन बता के, अब अगर परपेंडिकुलर C2 हैं तो जितने Cn में n हैं यानी C2 में 2 हैं, उतने सब्सिडरी C2 एक्सिस होंगे परपेंडिकुलर, जो कि x और y हैं, C2x C2y
वही पुराना फार्मूला कि अगर Cn में परपेंडिकुलर C2 हैं तो जितना n है उतने परपेंडिकुलर C2 होंगे। यहाँ जो है C2Z में N2 है तो दो परपेंडिकुलर C2 होंगे, जो एक C2X होगा और एक C2Y होगा। तो यहाँ देखा आपने किस तरीके से हम जो है एक्सिस पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालते हैं। अब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड में इस तरीके से होता है कि हमने इसके आधे पार्ट को लाल से कर दिया है, आधे पार्ट को लाल से कर दिया, आधे को नीले से कर दिया है। केवल एक दिखाने वाली बात है, ये बॉन्ड भी आधा नीला कर दिया है, आधा लाल कर दिया है, एक ही बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब इसके नीले से एक्स एक्सिस ये है और जेड एक्सिस लाल से है ऊपर की साइड में। इसका जो वाई एक्सिस है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो कि ये पेंसिल है। अब हम इसमें देखते हैं C2 एक्सिस। C2 का मतलब 180। अब जब ये एक्सिस घूमेगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो ऊपर वाला नीला वाला ये नीचे आ गया, लाल वाला नीचे वाला ऊपर चला गया, इस तरीके से आ गया। अब क्या है, जो ऊपर था वो जगह खाली हो गई और यहाँ जो नीचे थी वो जगह खाली होगी। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर एटम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। ठीक, फिर देख लीजिए कि जब एक्स एक्सिस को रोटेट कराते हैं तो ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा, 180 पर कराते हैं। तो ऊपर वाला जब नीचे आ गया, ब्लू ही आ गया, और लेफ्ट में जो है ये रेड वाला, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये पहुंच गया। अब ये पहुंच गया तो जो ऊपर का राइट वाला पोर्शन था वो खाली हो गया, नीचे का जो रेड वाला पोर्शन है वो खाली हो गया। तो ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसलिए ये C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें नहीं है। अब बात करते हैं जेड एक्सिस की। जेड एक्सिस में क्या होगा, ये पेंसिल इस तरीके से घूमेगी, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट वाला राइट में आएगा। C2Z यानी 180, राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में। किस तरीके से आ गया कि राइट वाला लेफ्ट में, ऊपर की साइड में ही पहुंचेगा। ये ब्लू वाला ऊपर पहुंच गया, ऊपर है तो लेफ्ट में चला गया। रेड वाला ये नीचे आया, नीचे है तो वो राइट में चला गया। अब क्या है कि ये वाला जो जगह है ये खाली हो गई, और ये वाली जगह है वो खाली हो गई। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब C2X C2Y इस हाइड्रोजन परऑक्साइड में प्रेजेंट नहीं है। अब देखते हैं Y का। Y जो ये पेंसिल है इसके परपेंडिकुलर है, ये घूम के आएगी और ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्डर एटम्स, और ये वाले यहाँ आ जाएंगे 180 पे घुमाने के बाद। तो ये जो है नीला वाला घूम करके इस जगह आ जाएगा, ये आ गया, और राइट वाला घूम करके इस जगह आएगा, ये आ गया। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन ये इक्विवेलेंट हैं। एटम्स जो जहाँ प्रेजेंट थे वहीं की वहीं हैं, भले ही जो है कलर अलग हो गए लेकिन आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो इसमें C2Y एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक, C2Y एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये रोटेशन वाली बात आई। अब बात करते हैं हम होता ही है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्री पॉइंट ग्रुप को। अब जितनी भी जो सिमेट्री एलिमेंट हैं इनको मिला करके किसी मॉलिक्यूल के लिए जो ग्रुप बनता है उसे पॉइंट ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C1। C1 का मतलब है कि n = 1, n = 1 यानी 360/1 यानी कि
थीटा इजकल टू 360, यानी कि मॉलिक्यूल को पूरा का पूरा घुमा दें तो 360 पर वही आ जाएगा। ये सभी में होता है, लेकिन जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि CH2Br2Cl, इसमें ये कार्बन 4 बॉन्ड जो है अलग अलग एटम से लिंक्ड हैं, इसमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती, तो ये केवल आइडेंटिटी ही होती है। तो C1 का मतलब आइडेंटिटी E होता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी बता रहे हैं। अब आइडेंटिटी के साथ साथ अगर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, आइडेंटिटी के साथ साथ प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो पॉइंट ग्रुप हो गया CS। आइडेंटिटी के साथ तो ये E जो है इनमें है NHF2, BCl, BrF, ये बोरान से 3 अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं। और ठीक, तो ये जो है इनमें क्या है, ये आइडेंटिटी साथ प्लेन रिफ्लेक्शन है तो CS हो गया। अब आइडेंटिटी के साथ अगर इन्वर्जन पॉइंट है तो S2 हो गया, CI या S2, जैसे इम्प्रॉपर एक्सिस में होता है। ठीक, तो आइडेंटिटी अगर हॉरिजेंटल प्लेन है और n की संख्या इवन है तो I जरूर होता है, तो ये तो अलग की बात है, आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आती है, ये तो हुए C1, CS, CI, CN जिसमें केवल एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होता है, n की वैल्यू कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हो सकती है, H3PO4 में होता है, डिस्कस करेंगे। Cn के साथ अगर हॉरिजेंटल प्लेन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन Cn के साथ हॉरिजेंटल प्लेन है, तो CNH, केवल यही चीज़ बहुत है पॉइंट ग्रुप डिस्कस करने के लिए, एक तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। बाकी अगर ये n इवन है और हॉरिजेंटल प्लेन है, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है और n इवन है, तो IB होगा। ये बार बार हम कहते रहेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अभी डिस्कस करेंगे। Cn के साथ अगर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो CNV। Cn के साथ अच्छा, जितने अगर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो जितना n है उतने वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, उतने वर्टिकल प्लेन होंगे जितना n है। H केवल एक ही होता है, सिग्मा H अगर कहीं है तो वो एक ही होता है, H2O और NH3 में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो Cn वाले हो गए। अब आता है D वाले। D में क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर C2 एक्सिस भी मौजूद है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है, जैसे ये आपका C2 है और साथ में ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके साथ ये परपेंडिकुलर C2 भी है इसके, तो जो है ये D वाला ग्रुप हो जाएगा, DN। और बात यह है कि DN में क्या होता है, एक तो CN होता है और CN के साथ जितने N हैं उतने परपेंडिकुलर C2 होते हैं। ठीक, D का मतलब ये है कि Cn के साथ C2 परपेंडिकुलर और होंगे, जितना Cn होते हैं, जितना Cn में N की संख्या होती है उतने C2 परपेंडिकुलर होते हैं। आगे इसका मॉलिक्यूल हो गया। अगर DN के साथ, ये दोनों तो है ही हैं, DN का मतलब परपेंडिकुलर CN, अगर हॉरिजेंटल प्लेन और है तो DNH हो गया। और फिर वही कंडीशन आती है, अगर सिग्मा H है और इवन है तो IB होगा, ये BF3 में होता है। ठीक, चलिए अब बात आती है DND की। DN में तो DN में तो CN और परपेंडिकुलर C2 होते हैं। ठीक, Cn और जितना N है उतना परपेंडिकुलर C2। अगर इसमें D फॉर डाईहाइड्रल प्लेन है, डाईहाइड्रल प्लेन अगर हैं तो ये DND ग्रुप होगा।
डायहेड्रल प्लेन कौन सा होता है? जो परपेंडिकुलर C2 एक्सिस को दो भागों में डिवाइड करता है, ये ईथेन में होता है। तो पॉइंट ग्रुप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये बात आ गई। अब वन बाई वन अब हम जो है एक अपना जो है ग्रुप को लेंगे। SN के लिए क्या है? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए या तो कहीं होता नहीं है और कहीं है SN। तो जितना C2 है उतना, अगर C2 है तो S2 होगा अगर हॉरिजेंटल प्लेन प्रेजेंट है। अगर हॉरिजेंटल प्लेन प्रेजेंट है, जितना C2 है तो S2 होगा, जितना CN है तो वो SN होगा अगर हॉरिजेंटल प्लेन है। जैसा कि बेंजीन में है। बेंजीन ये है, ये 6 कार्बन एटम इधर हैं, ये X एक्सिस है, ये Z एक्सिस है और Y एक्सिस ये परपेंडिकुलर है। Y एक्सिस, ये Y एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो 6 कार्बन एटम रोटेट करते हैं तो C6 Y अलोंग Y एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और अगर जो है परपेंडिकुलर प्लेन है, जैसा कि हम बात करें, ये तो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। अब ये वाली जो है पेंसिल, तो आधा पार्ट इधर हो गया, आधा पार्ट इधर हो गया, है ना। तो ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम से मिलाते हुए, तो जब इसे घुमाएंगे ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये होगा परपेंडिकुलर प्लेन। अगर परपेंडिकुलर कराएं तो वही वाली बात कि जितना n है उतने C2 होंगे, कोई गिनने की जरूरत नहीं है। वैसे एक ये वाला, ठीक, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 तो ये कोने वाले हो गए और 3 इनके बीच वाले हो गए, जिसमें कि 3 वर्टिकल कहेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। ये वाले प्लेन खड़े वाले प्रिंसिपल एक्सिस ये है और प्लेन ये है, तो पैरेलल हैं, तो ये वर्टिकल प्लेन होंगे। वर्टिकल में भी जो 2 C2 को डिवाइड करेंगे वो डाइहेड्रल प्लेन होंगे। तो 3 वर्टिकल और 3 डाइहेड्रल कहलाए जाएंगे। ठीक, अब और XZ कौन सा है? ये वाला, ठीक, X और ये X, ये Z, ये अब जो पड़ा हुआ है ये XZ है। इस बेंजीन को बीच में से फाड़ करके अगर इधर रखेंगे तो ये पूरी दिखाई देगी, ठीक। ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे ये बेंजीन लेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे तो ये पूरी दिखाई देगी। तो इसका मतलब हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है तो हॉरिजेंटल ये है। अच्छा, तो इसमें हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो C6 है तो S6 भी होगा। C6 है तो S6 भी होगा अगर हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक। तो कैसे है? अगर क्या है, ये एक बार घूम करके C6 के रोटेशन में ये वाला एटम यहाँ आ जाएगा और जब हॉरिजेंटल अब इसके परपेंडिकुलर प्लेन में इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये यहाँ मैसेज होगा। तो जितना C6 है, अगर C6 है तो S6 ही होंगे। अगर हॉरिजेंटल प्लेन नहीं है तो इसका दूना हो जाएगा, S4 हो जाएगा। अब कैसा है कि हम देखते हैं ये क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको मीथेन में C2 होता था नहीं है, लेकिन हमने C4 घुमाया, 90 डिग्री पे घुमाया, 90 डिग्री घुमा करके इसका हॉरिजेंटल प्लेन में रिफ्लेक्शन किया तो वो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल आ गया। ये जो है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया S4, क्योंकि 90 डिग्री पे घुमाया था, ठीक। तो लेकिन इसमें C2 नहीं है, तो इसलिए अगर C2 है तो S4 होगा अगर सिग्मा H प्रेजेंट नहीं है,
फिर ध्यान दीजिए कि अगर हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है और उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो C2 का S2 होगा, अगर नहीं है तो C2 का S4 होगा, यानी कि उससे दुगना हो जाएगा। ठीक, चलिए अब पॉइंट ग्रुप किस तरीके से निकालते हैं ये देखने वाली बात है। पॉइंट ग्रुप के लिए पहले एक्सिस देखते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं और फिर इन्वर्जन सेंटर देखते हैं। पॉइंट ग्रुप क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब C1 की बात करते हैं। C1 में पूरा मॉलिक्यूल जो है एसिमेट्रिक है। ये कार्बन एटम इधर क्लोरीन से, इधर आयोडीन से, इधर ब्रोमीन से और इधर हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर हम इस एक्सिस से घुमाते हैं, अब मैं खींच ले रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, चलिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से घुमाते हैं तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। आइटम तो आया लेकिन डिफरेंट आया, इसलिए एक्स एक्सिस के अराउंड इसका रोटेशन नहीं है। ठीक ना, C2 ही कर सकते थे एक्सिस की, वो नहीं है। अब जेड की बात करते हैं। जेड में ये जब घुमाएंगे तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में आएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह आ जाएगा, आयोडीन ब्रोमीन की जगह जाएगा, ब्रोमीन आयोडीन की जगह जाएगा। अलग अलग आइटम आएंगे तो इसलिए इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। ठीक, अगर मान लो हम ये वाई एक्सिस से बुलाएंगे तो क्लोरीन की जगह क्लोरीन आयोडीन की जगह, आयोडीन ब्रोमीन की जगह, एक दूसरे की जगह आते रहेंगे तो कोई भी जो है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ ठीक, लेकिन अगर हम इस सारे मॉलिक्यूल को 360 पर घुमा देंगे, यानी क्लोरीन घूम करके 360 पर यहीं के यहीं जाएगा, आयोडीन घूम करके यहाँ से चल करके यहीं आ जाएगी, ब्रोमीन यहाँ से चल करके यहीं आ जाएगी, हाइड्रोजन चल करके यहाँ से यहीं आ जाएगी। तो 360 पर घुमाने के बाद वही आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तो ये यानी कि C1 हो गया। ठीक, और इस तरीके से भी निकालते हैं n = 1 C1 तो थीटा = 360/1 360 का रोटेशन। ठीक, तो ये CL Br CH CL Bri ये जो है ये C1 का एग्जाम्पल है। अब चलते हैं, अगर आइडेंटिटी के ऑपरेशन के साथ साथ अगर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आइडेंटिटी के साथ साथ यानी कि U3 से कोई यानी कि C1 है केवल, उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन और है तो ये CS कहला जाएगा, रिफ्लेक्शन प्लस आइडेंटिटी। तो NHF2 NHF1 F2 ये येलो में कर रखा, थोड़ा हल्का सा लग रहा है। ऊपर जो है बॉन्ड पेयर है, ये नाइट्रोजन की तरह है, वो अमोनिया की तरह, तो 2 हाइड्रोजन एटम की जगह एक फ्लोरीन एटम आ गया। ठीक, अब मान लो हम इसे ऊपर से घुमाते हैं जेड एक्सिस के अलाउंग, तो एक फ्लोरीन की जगह तो दूसरा फ्लोरीन होगा, पहले फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ गया, तो आइटम अलग अलग जो है आते हैं, तो C3 इसमें नहीं है। ठीक, अब C2 की बात करते हैं, तो C2 की बात करते हैं तो ये देखिए C2, अब मान लो बॉन्ड पेयर तो हमारा ऊपर है, बॉन्ड पेयर ऊपर है, तो ये तो C3 की कंडीशन है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक, अगर हम इसमें ये C2 की बात करते हैं तो ये इस तरीके से 180 पर घुमाएंगे तो हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन, फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आना चाहिए एक साइड, तो इसमें कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। ठीक, अब इसमें देखते हैं प्लेन। प्लेन क्या है? अब इसको ये जो बॉन्ड पेयर है इसको तो ऊपर रख दिया, यहाँ आ रहा है। ठीक, बॉन्ड पेपर से यहाँ आ गया, बाकी ये अंदर की तरफ को जा रहे हैं,
2 फ्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है। अब अगर हम ये प्लेन इसमें लगा दें तो इन पर ये तो अनइफेक्टेड रहेगा, आधा हाइड्रोजन आधा नाइट्रोजन आधा, ये फ्लोरीन इस जगह आ गया, वहाँ फ्लोरीन है। ठीक, ये फ्लोरीन लेफ्ट में रिफ्लेक्ट होगा, इसकी इमेज तो है कि, तो ये और ये वाला इधर से भी देख लीजिए। ठीक है, पहले तो ये देखिए, ये फ्लोरीन येलो वाला अंदर साइड में दिखाई दे रहा। ठीक, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन इफेक्टेड नहीं है, आधे आधे अंदर को दिखाई देंगे। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला वॉयलेट कलर वाला, ये वायलेट कलर वाला ये रहा, नीचे को झुका हुआ दिखाई दे रहा है ये अंदर से। ठीक, नीचे को दिखा हुआ फ्लोरीन। तो इसमें प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है लेकिन कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, तो ई प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये CS हो गया NHF2 में। अब तीसरा आता है CI में क्या क्या है, एक तो कोई रोटेशन नहीं है, E और इन्वर्जन सेंटर है। इन्वर्जन सेंटर है तो वही S2 कह देंगे इसे, या बल्कि इसे यहाँ से। ठीक, तो ये CI को S2 भी बोलते हैं, समझ लीजिए। अगर आइडेंटिटी के साथ रिफ्लेक्शन है तो CS, और कोई सिमेट्री नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन वगैरह की। ठीक, इसमें प्लेन आया है तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस है ही नहीं। अब चलते हैं CI पर। अगर ये आइडेंटिटी के साथ इन्वर्जन सेंटर है तो CI होगा और इसे S2 बोलते हैं। कैसा है, डाइफ्लोरो ईथेन। ईथेन क्या, CH3 में एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, एक हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन, दोनों कार्बन एटम से जुड़े हुए। अब बात करते हैं कि एक्स एक्सिस से इसकी देखते हैं ये। अब ये जैसे एक्स एक्सिस है ये वाला, तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाता है, घुमाते हैं तो। ठीक, इसे घुमाएंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये वाली जगह खाली हो गई, ये वाली भर गई, ये वाली खाली हो गई, तो नहीं है, C2X नहीं है। अब चलते हैं C2Z पर। C2Z ये रहा ऊपर। ठीक, जैसे कि हम लेते हैं तो राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, ये लेफ्ट वाला इधर चला गया, इस जगह को खाली कर गया, ये राइट वाला लेफ्ट, हाँ, लेफ्ट वाला राइट चला गया, ये लेफ्ट वाला राइट चला गया, तो लेफ्ट वाली जगह को खाली कर गया, तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। फिर देख लीजिए कि जब ये जेड एक्सिस की पेंसिल है, इसको रोटेट करेंगे 180 पर, तो ये राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा, दोनों अपनी अपनी जगह जो है छोड़ के चले जाएंगे, इनकी जगह खाली हो जाएगी, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो C2Z भी नहीं है। ठीक, अब चलते हैं C2Y, ये परपेंडिकुलर है, इसे घुमा करके हम जब आएंगे, ठीक, तो ये हम देख रहे हैं कि ये ऊपर की साइड में है ये हाइड्रोजन, लेकिन ये ऊपर की साइड में रहेगा, ये नीचे की साइड में है, इसलिए ये C2 भी नहीं है। ठीक, ये हाइड्रोजन ऊपर की साइड में है, यहाँ ये नीचे की साइड में है, तो जब घूम के आएगा ये ऊपर ही रहेगा, है इस तरीके से घूम के जब आएगा, तो घूम के आएगा तो यहाँ जो है जिस जगह हाइड्रोजन था उस जगह हाइड्रोजन न करे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो C2Y भी नहीं है। लेकिन अब क्या करते हैं, हम देखते हैं इन्वर्जन सेंटर, ये मिडिल पॉइंट है, जितनी दूर हाइड्रोजन है उससे अब सेंटर से चल करके उतनी दूर दूसरा हाइड्रोजन, जितनी दूर फ्लोरीन है सेंटर से चल कर उतनी दूर फ्लोरीन। ठीक, जितनी दूर सेंटर से जितनी दूर हाइड्रोजन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा हाइड्रोजन उतनी दूर है, जितनी दूर फ्लोरीन है सेंटर से उतनी जो अपोजिट साइड में फ्लोरीन, जितनी दूर ये क्लोरीन है सेंटर से उतनी दूर अपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन, यानी कि इसमें इन्वर्जन सेंटर है।
आइडेंटिटी के साथ अगर इन्वर्जेंट एंटर है तो सी आई पॉइंट ग्रुप होगा। आइडेंटिटी के साथ यानी कोई भी और सिमेट्री नहीं है, केवल C1 है या आई है, ई है, तो उसके साथ आइडेंटिटी है तो सी आई होगा। सी आई को S2 भी कहते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।